क्या इंटरव्यू में सच में कुछ दिक्कत हो रही है? इंटरव्यू में ये पता होना ही क्यों चाहिए कि बच्चे की जाति क्या है? बिहार के सर आप जमाई राजा भी हैं तो सबसे पहले ये बताइए बिहार का मेहमान नवाजी कैसा ये लगा? बहुत अच्छी मेहमान नवाजी है। दृष्टि का रिजल्ट कैसा रहा है? क्योंकि हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट भी आया है और बहुत लोग दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से इतना रिजल्ट, दृष्टि का रिजल्ट का कैसा रहा है? पहली बार परेशानियां आती हैं तो आप बेचैन होते हैं, दूसरी बार आती हैं थोड़ा कम बेचैन होते हैं, तीसरी बार और कम होते हैं, बार बार परेशानियां आती हैं तो बेचैन होना बंद हो जाते हैं। अच्छा। तो मैंने पिछले 15, 20, 25 साल में इतनी बार झेल लिया है कि अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। मिर्ज़ा गालिब की भाषा में कहूँ तो मुश्किलें इतनी हुई मुझ पे कि आसान हो गई। बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट अब पहले की तरह कम हो रहा है, पहले की अपेक्षा इस समय के रिजल्ट की बात करें, कुछ खास वजह है सर? कायदे से शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत ना हो। अगर हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधारने का आपको मौका मिले तो कुछ सुधारना चाहेंगे सर? एआई से जो कॉपी चेक हो रही है वो किसी भी मनुष्य की तुलना में बेहतर हो रही है। यूपीएससी अगर किसी को तैयारी करना है या बीपीएससी तैयारी करना है तो इस समय जिस तरीके से अभी एजुकेशन का सिस्टम है, कब से यूपीएससी का तैयारी अभी अगर क्रैक करना हो तो कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं, रोते हुए नजर आना कोई बुरी बात थोड़ा है भाई। जिस उम्र के बच्चे होते हैं उस उम्र में तो प्रेम सबको होता है, पूरी कायनात को होता है। पहले के लोग शायद छुपा लेते थे, ये लोग जेनजी वाले हैं तो इनको ये समझ है कि अपनी भावनाएं व्यक्त कर देनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, 2-3 बार असफल हो गया, तो उसके लिए कोई प्लान बी भी होना चाहिए, या अगर उसको कमबैक करना है अपने स्टडी में तो क्या कुछ अंतर करना होगा सर इस समय के स्टडी को देखते हुए? नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ दृष्टि आईएएस के फाउंडर और लाखों स्टूडेंट के प्रेरणा स्रोत विकास दिव्य कीर्ति सर हमारे साथ हैं। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखने वाले हैं अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कैसे शुरुआत करना होगा, अगर आप 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं नहीं हो रहा है, कमबैक करना है तो कैसे करना होगा, या आप प्लान बी सोच रहे हैं तो आपका प्लान बी क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत लोगों को देखा जाता है कि तैयारी करने के बाद उसी में रम रहे हैं, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो बाद में काफी तकलीफ हो जाती है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे सर के साथ। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। बिहार आकर कैसा लगा? बिहार आके तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। और बिहार के सर आप जमाई राजा भी हैं तो सबसे पहले ये बताइए बिहार का मेहमान नवाजी कैसा लगा? बहुत अच्छी मेहमान नवाजी है। बहुत अच्छी है। और मतलब मुझे यहाँ के लगता नहीं कि मैं अपने घर से दूर आ गया हूँ। अच्छा, ऐसा फील होता है सर? जी जी जी। अच्छा सर, अभी आप बिहार में आए हैं और दृष्टि आईएएस भी बिहार आया है जी। बिहार के छात्रों के लिए कुछ खास लेकर आए हैं, क्योंकि जब भी आते हैं कुछ होता है सर? नहीं, हमारी कसौटी ये है कि जो सुविधाएं हम दिल्ली में दे रहे हैं ठीक वही सुविधाएं हम अगले बाकी सेंटर्स पे दें। और जब मैंने पहली क्लास 3 महीने पहले ली थी तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि दिल्ली में जो भी सुविधाएं हैं वो सारी वैसी की वैसी यहाँ मिलेंगी। मतलब अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है? हाँ, मतलब किसी को दिल्ली जाने का मन है, शौक है, इच्छा है तो जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जेएनयू में पढ़ना है तो दिल्ली जाए। लेकिन आईएएस की तैयारी करने के लिए अगर किसी संस्था से पढ़ना है तो मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत आपको है। सर एक डाउट सा हो जाता है, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि अगर दिल्ली जाएंगे, मुखर्जी नगर या जहाँ भी रहेंगे तो वहाँ एक अलग एनवायरनमेंट मिलेगा, और अगर बिहार में हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। क्या जिस तरीके से दृष्टि दिल्ली में काम कर रहा है, क्या उसी लगन मेहनत के साथ क्या बिहार में भी कर रहा है? लगन मेहनत तो हमारी जितने दिल्ली में है 100% उतनी की उतनी यहाँ भी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रही बात ये कि माहौल अभी बात सही है कि दिल्ली में पूरे देश के लोग आते हैं। अब पटना सेंटर में पूरे देश के लोग आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम जैसे है तो उसमें तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दृष्टि में हमारा एक नियम ये है, पहले हिंदी मीडियम के लिए था, अब इंग्लिश में भी शुरू कर दिया कि दृष्टि का जीएस का कोई भी स्टूडेंट किसी भी सेंटर का अगर वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है तो उसको हम अपने खर्चे पे दिल्ली लेके जाते हैं, दिल्ली में 1 साल तक रखते हैं, उसका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, मेंटरशिप, लाइब्रेरी सब हम करवाते हैं। अच्छा। ताकि उसका सिलेक्शन हो। दृष्टि के किसी भी सेंटर का कोई भी स्टूडेंट जीएस पढ़ने वाला प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले, उसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो हमने यहाँ भी क्या रखा है बच्चों को। अच्छा, मतलब अगर बिहार का कोई भी स्टूडेंट आपके संस्था से पढ़ रहा है, अगर उसने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया तो उसका सारा खर्चा दृष्टि उठाएगा, पढ़ना, रहना, खाना सब। अगर वो जीएस हमारे फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेगा,
और ये 1 साल की बात नहीं है। उसको हम दिल्ली लेके जाएंगे, अगले प्रीलिम्स के रिजल्ट तक पूरा खर्चा उठाएंगे, तैयारी करवाएंगे, और तैयारी इतनी करवाएंगे कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मान लीजिए नहीं हुआ, फिर प्रीलिम्स दिया, फिर क्वालिफाई कर लिया, फिर 1 साल एक्सटेंड कर देंगे। तो जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास कई ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 साल अस्मिता उसका नाम है योजना का, अस्मिता में रहते हैं, फाइनली सिलेक्ट होते हैं। इस बार भी मेरे ख्याल से अस्मिता से 25-30 बच्चे हैं जो निकले हैं। इस बार रिजल्ट की बात करें सर, तो दृष्टि का रिजल्ट कैसा रहा है? क्योंकि हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट भी आया है और बहुत लोग दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से इतना रिजल्ट। दृष्टि का रिजल्ट का कैसा रहा है सर इस बार? हमने पिछले कुछ वर्षों की स्थितियों को देख के रिजल्ट का दावा करना बंद कर दिया है। हम बचते हैं इस चीज़ से। कारण ये है कि एक बच्चा कई संस्थाओं में पढ़ता है, किसी ने इंटरव्यू कहीं किया, मेंस कहीं किया, मेंटरशिप कहीं किया, प्रीलिम्स का कुछ टेस्ट सीरीज कहीं की। तो जब उसका नाम बार बार जगह आता है तो लोगों के मन में संदेह भी होता है, जो कि लाजमी भी है। पहले सभी इंस्टीट्यूट्स अपने इंटरव्यू के रिजल्ट छापते थे, एक बार हमारी टीम ने भी छापा, उसके बाद हम पे एक्शन भी हुआ, सब पे हुआ, सबको फाइन लगा, हमें भी लगा। हम मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लोग जानते हैं तो हमें ज़्यादा टारगेट हो जाते हैं, लेकिन सब पे लगा जितने इंस्टीट्यूट्स हैं। तो हमने एक इंटरनल डिसीजन लिया कि उसके बाद से इस चीज़ से हम बचें। तो आप देखेंगे कि हमने अखबारों में भी रिजल्ट नहीं के बराबर पब्लिश किए है जानबूझ के। लेकिन हाँ, अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं, पिछले साल मुख्य परीक्षा देने वाले विद्यार्थी कुल 900 के आसपास हिंदी मीडियम से थे। फाइनल रिजल्ट 42 के आसपास था, जो कि 6% के आसपास होता है हमेशा। इस बार मेंस देने वालों की संख्या 490 के आसपास थी, 500 से भी कम थी। तो इस बार रिजल्ट में भी मैं 30 बच्चों को जानता हूँ जिनका हुआ है, वो भी 6% के आसपास है। तो पिछली बार करीब 5.25% था, इस बार शायद 6.5 6.25%, थोड़ा सा प्रपोर्शनेटली थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में हिंदी का रिजल्ट थोड़ा सा कम है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में जो हमारे सारे प्रोग्राम्स हैं, इंक्लूडिंग इंटरव्यू और बाकी सब मेंटरशिप मिलाएंगे, तो वो संख्या मेरे ख्याल 100-125 के आसपास होनी चाहिए। मुझे एग्जैक्ट नंबर देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, हमारी टीम ने एक लिस्ट बनाई थी जो मैंने सरसरी निगाह से देखी थी। उसमें सब मिला के नंबर जो था वो मेरे ख्याल से 150 के आसपास है, हिंदी इंग्लिश मिला के। मतलब टोटल लोग लगभग 150 के आसपास केवल दृष्टि से पढ़कर होंगे? केवल दृष्टि से पढ़कर नहीं, इसी में कन्फ्यूज़न है। ये जो बच्चे हैं, ये सारे बच्चे जब दिल्ली में आते हैं तो ये अपनी सुविधा से एक छोटा प्रोग्राम कहीं से लिया, एक प्रोग्राम कहीं से लिया, इंटरव्यू 4 जगह से कर लिया मान लीजिए, निबंध की क्लास कहीं और से कर ली, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 3 जगह से कर ली। तो एक ही बच्चे का नाम कई जगह आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये केवल दृष्टि से पढ़े, इनमें से कोई हो सकते हैं कुछ बच्चे केवल दृष्टि से पढ़े हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम किसी बच्चे से ये पूछ नहीं सकते कि वो कहीं और से पढ़े कि नहीं पढ़े। जब हमारे पास आएगा तो हम उसको पढ़ाएंगे। अब वो कहीं और पढ़ के आया है कि नहीं, हमारे बाद कहीं और गया या नहीं गया, ना तो ये पूछने का हमारा हक है, ना हम पूछने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये हम दावा नहीं कर सकते। सर, यूपीएससी और बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सेलेक्ट बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन अगर विफलता की बात करें तो लाखों स्टूडेंट हैं जिनके हाथ में विफलता लगती है, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों के हाथ लगती है। यूपीएससी अगर किसी को तैयारी करना है या बीपीएससी तैयारी करना है, तो इस समय जिस तरीके से अभी एजुकेशन का सिस्टम है, कब से यूपीएससी का तैयारी अभी अगर क्रैक करना हो तो कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? बहुत लोग कह रहे हैं कि आप 10th 11th से स्टार्ट कर दीजिए, कोई कह रहा है 12th से स्टार्ट कर दीजिए। सही टाइमिंग क्या है सर? मतलब मेरा तो मानना ये है कि 12वीं क्लास जब बच्चे कर लेते हैं उसके बाद कम से कम 1 साल उनको मिलना चाहिए अपने कॉलेज की ज़िंदगी को ठीक से एंजॉय करने के लिए। कॉलेज जाएं, टीचर से मिलें, दोस्तों से मिलें, वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, डिबेटिंग है, नाटक है, स्पोर्ट्स हैं, उन सब में भाग लें, पर्सनैलिटी को डेवलप करें। तो मैं जनरली ये कहता हूँ ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बाद आपको तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि तैयारी के लिए 2 साल पर्याप्त होते हैं। तो ग्रेजुएशन 3rd ईयर ख़त्म होते होते, और अगर 4 साल का है जैसे बीटेक है मान लो किसी का, ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते तैयारी आपकी पूरी हो जाए और आप हो सके तो 21 की उम्र होते ही अपना एग्ज़ाम दें, क्योंकि जितना जल्दी सिलेक्शन होगा सीनियरिटी उतनी ज़्यादा मिलेगी। और जो लोग कम से कम 30 साल नौकरी कर लेते हैं, सेक्रेटरी बनने का मौका उन्हीं को मिलता है, बल्कि उसमें भी 2 साल और हाथ में हो तो अगर आप 22-23 तक आईएएस बन गए या आईपीएस बन गए तो आप हाईएस्ट रैंक्स पे 4-5 साल काम कर पाते हैं, इसलिए जल्दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10वीं 11वीं क्लास में आईएएस की तैयारी करें, वो
बच्चे पर दबाव डालने वाली बात है। कोई वजह नहीं है कि इतना दबाव हम बच्चों पर डालें। बिल्कुल सर, बिहार में यूपीएससी का एक अलग ही क्रेज है। मतलब बच्चे से लेकर के उसके माइंड में डाल दिया जाता है कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। और बिहार का रिजल्ट भी यूपीएससी में अच्छा खासा रहता है सर। अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, 2-3 बार असफल हो गया, तो उसके लिए कोई प्लान बी भी होना चाहिए, या अगर उसको कमबैक करना है अपने स्टडी में, तो क्या कुछ अंतर करना होगा सर इस समय के स्टडी को देखते हुए? मैं तो हमेशा से मानता आया हूँ और कहता भी आया हूँ कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस की, या खेती की ज़मीन बहुत ज़्यादा खेती हो रही है, और ये गारंटी है कि सिलेक्शन नहीं भी होगा तो मेरा परिवार मुझे संभाल लेगा, अगर ऐसा है तो अलग बात है, फिर तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जो कि ज़्यादातर बच्चों के साथ नहीं है, तो मेरी स्पष्ट सलाह पहली क्लास में भी ये होती है कि बैकअप ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। अब बैकअप ऑप्शन क्या हो सकता है? एक तो जैसे मान लीजिए किसी ने आईएएस की तैयारी बहुत सीरियसली की है, तो आईएएस की तैयारी से मिलती जुलती ही बीपीएससी की है, उससे मिलते जुलते यूपीपीसीएस की भी है, झारखंड की भी है। तो एक तो ये है कि, और क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम लगातार हो रहा है और वैकेंसीज भी उसमें ठीक रहती हैं लगभग, है ना, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप यूपी, बिहार या झारखंड वगैरह से हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार का एग्ज़ाम तो लगातार देना ही चाहिए, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम आता है। दूसरा, इसी तरह के थोड़े से एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा लोअर ग्रेड के हैं। जैसे मान लीजिए कि जो ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम होते हैं ना राज्यों के, जो एग्ज़ाम का सिलेबस मिलता जुलता है यूपीएससी के साथ या पीसीएस के साथ, वो वाले एग्ज़ाम अगर आप साथ में दे देंगे तो बात बनती है। इसी तरह से मेरा ये मानना है कि कम से कम एक डिग्री ऐसी कर लेनी चाहिए जो आपको एक नौकरी दिलवाने में सहायता कर सके। कोई टेक्निकल डिग्री? टेक्निकल अगर आप पहले से उस बैकग्राउंड से तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम बीएड कर लेना चाहिए, क्योंकि बीएड करने के बाद कम से कम स्कूल की टीचिंग की जो वैकेंसी निकलती है, जिसमें संख्या ठीक ठाक होती है और आगे आने वाले समय में बढ़ने भी वाली है संख्या, ऐसा लग रहा है। यूपीएससी जिसने ठीक से पढ़ा होता है और यदि उसने बीएड किया हुआ है और उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट ही उसका मेन विषय है, तो मेरा ख्याल है कि उस व्यक्ति को हराना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी नहीं की है, क्योंकि यूपीएससी में बहुत रिगरस प्रिपरेशन होती है, बहुत डीप जाना होता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आंसर राइटिंग करना, वो सब इतना हो जाता है कि जब टीचिंग एग्जाम में वो बच्चे जाते हैं तो उनके रिजल्ट आमतौर पर बेहतर आता है। अच्छा सर, जैसे अभी यूपीएससी की बात करें, बहुत सारे टॉपर्स का हमने इंटरव्यू किया था सर, उसमें अधिकतर लोग, कोई आईआईटी क्वालिफाई निकलता है, कोई जेई, और जिस तरीके से अभी नीट जेई में भी लोग करके उसके बाद भी यूपीएससी का तैयारी करते हैं, क्या उनके लिए यूपीएससी आसान हो जाता है? पहली बात, किसी ने आईआईटी किया या मेडिकल किया, उसको यूपीएससी में बैठने की अनुमति मिलना लाजमी है, क्योंकि वो भी देश का नागरिक है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसको मना तो कर नहीं सकते हैं, है ना। फिर सवाल है कि उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा क्यों होता है। रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होने की वजह ये नहीं है कि उनके विषय आसान हैं। रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होने की वजह ये है कि 12वीं क्लास में भी उनका रिजल्ट अच्छा ही था। जो स्टूडेंट्स आमतौर पर हमारे स्कूल में सबसे अच्छे पढ़ने में हैं, वो इंजीनियरिंग में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, आमतौर पर, सभी नहीं, कुछ कॉमर्स में भी जाते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में भी जाते हैं, लेकिन जनरल ट्रेंड आप देखेंगे छोटे शहरों में भी ये है कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनको साइंस दिलवाते हैं, पीसीएम, पीसीबी। फिर वो बच्चे मेडिकल में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे। अच्छा, मेडिकल इंजीनियरिंग में जो सबसे अच्छे होंगे वो आईआईटी में जाएंगे, एम्स में जाएंगे, जिपमेर में जाएंगे। अब जब ये बच्चे वहाँ 5 साल और मेहनत करेंगे, एक तो पहले से पढ़ने में अच्छे थे, फिर वहाँ बेस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के तरीके और उन्होंने सीख लिए, अच्छी लाइब्रेरीज मिली, अच्छी लेबोरेटरीज मिली, उस पूरे सिस्टम से उनका सोचने समझने का तरीका, काम करने का तरीका इतना साइंटिफिक, लॉजिकल हो जाता है कि जब वो यूपीएससी में उतरते हैं तो यूपीएससी के सिलेबस को बाकी लोगों की तुलना में कम समय में ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से पूरा कर लेते हैं। इसलिए अगर आईआईटी और मेडिकल के बच्चों का सिलेक्शन रेशो ज़्यादा है तो ये इसलिए नहीं है कि जानबूझ के उनके पक्ष में भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि उनकी क्षमताएं इतनी बढ़ गई हैं, इसलिए ऐसा होता है। ह्यूमैनिटीज़ में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी भाषा पे बड़ी अच्छी पकड़ होती है, और जिस व्यक्ति की भाषा पे अच्छी पकड़ है, मेरे ख्याल से यूपीएससी उसके लिए सबसे आसान होता है। तो मैं ह्यूमैनिटीज़ में हर साल देखता हूँ कुछ बच्चों को जिनकी कोई साइंस की बैकग्राउंड नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, मेडिकल, इसी वजह से 20वां रैंक पे जो बच्चा, उसको देखिए 260 रैंक पर इस बार जो बच्ची है हिंदी माध्यम से,
उसके जनरल स्टडीज़ में 455 नंबर आए हैं, अगर मैं ठीक एग्जैक्टली याद कर रहा हूँ, जो कि पिछले 12 साल के शायद हाईएस्ट मार्क्स हैं। 18 में आए थे तब भी 455 ही आए थे, इस बार भी आए हैं। और मेरे ख्याल से इन लोगों की बैकग्राउंड साइंस की तो नहीं है, इंजीनियरिंग की नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड से ही बात बनती है। किसी ने ह्यूमैनिटीज़ भी ठीक से निभाया हो, किसी ने कॉमर्स भी ठीक से निभाया होगा, तो वो इस फील्ड में अच्छा कर लेगा। कहने का मतलब ये है, आपकी भाषा में कहूँ तो जिसने किसी भी फील्ड में काबिल बन के दिखाया है, वो उस काबिलियत का इस्तेमाल सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में कर सकता है। बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट अब पहले की तरह कम हो रहा है, पहले की अपेक्षा इस समय के रिजल्ट की बात करें, कुछ खास वजह है सर? पहली बात तो ये तथ्य ठीक नहीं है, इसको हमें ठीक करना होगा। अगर हम पिछले 6-7 साल का रिजल्ट देखें तो 2021-22 में जो फाइनल सिलेक्शन थे वो 20, 21, 18, 19 ऐसे थे। उसके बाद जब ये अस्मिता स्कीम हमने शुरू की थी, और मेरा ख्याल है उसमें उसकी बड़ी भूमिका थी, 2022 के रिजल्ट में, अगर मैं ठीक याद करूँ 22 या 23 के रिजल्ट में वो संख्या बढ़ के 54 हो गई थी। हिंदी माध्यम में आज तक जो हाईएस्ट सिलेक्शन है वो 54 है एब्सोल्यूट नंबर में। परसेंटेज में देखें 2002 में थे, वो परसेंटेज ज़्यादा थी, पर क्योंकि कुल सीट्स कम थी तो एब्सोल्यूट नंबर में उतना नहीं था। 2022 के बाद हमारी कोशिश थी कि 54 से बढ़ा के ये 70, 80, 100 तक जाए। हमने बहुत कोशिश की। अगले साल वो संख्या थोड़ी कम हुई, 43 के आसपास हुई। अगले साल जब प्रीलिम्स का रिजल्ट बड़ा अच्छा है हिंदी मीडियम का, हमें उस साल उम्मीद थी कि कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में कुछ पेपर्स में दिक्कत आई, ऑप्शन में खास तौर पे, और रिजल्ट पिछले साल हमारा फाइनली 41, 42 के आसपास रहा। इस साल प्रीलिम्स में ही दिक्कत इतनी थी, आपको अंदाज़ा पता नहीं है या नहीं है, जो मुख्य परीक्षा देने वाले बच्चे होते हैं 14-15 हज़ार के आसपास लगभग, उनमें से हिंदी माध्यम से मुख्य परीक्षा देने वालों की संख्या 500 से भी कम थी। इस बार 490 के आसपास थी। पिछले साल वो संख्या 900 के आसपास थी। 500 में, और यूपीएससी के रिजल्ट जो बच्चे मेंस देते हैं, अब सिंपल बात है, 15,000 ने एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए 1,000 का सिलेक्शन हुआ, हर 15 में से एक का हुआ, तो रिजल्ट आमतौर पर 6 से 7% के बीच में होता है। अगर हिंदी मीडियम में 490 लोगों ने मेंस दिया है, 500 ही मान लेंगे, हर 6-7 में से एक का होना है, तो ले दे के रिजल्ट कितना निकलेगा? वही 6% के आसपास होगा, 30 के आसपास होगा, वही 30 के आसपास रिजल्ट है। तो इस बार का जो 30 का रिजल्ट है वो 6% से थोड़ा ऊपर ही है। पिछले साल 6% से थोड़ा कम था, किसकी तुलना में? मेंस देने वाले बच्चों की संख्या की तुलना में। लेकिन हाँ, एब्सोल्यूट नंबर में वो 42 था, पिछले 41 से 42 कुछ था। कोई खास वजह है सर जिससे कम होते जा रही है? गहराई में जाएंगे तो इसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे सारे छोटे शहरों में, गांवों में, बड़े शहरों में जिस भी पेरेंट के पास स्थितियां ठीक हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में भेजते हैं। तो हर नई पीढ़ी में योग्य और अच्छी बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके इंग्लिश मीडियम में होने की संभावना बढ़ती जाती है। हिंदी माध्यम में वो बच्चे पढ़ते हैं आमतौर पर गांव में रहने वाले, छोटे शहरों में रहने वाले, जिनके पेरेंट्स के पास इतनी कुव्वत नहीं थी या किसी आइडियोलॉजिकल रीज़न की वजह से अंग्रेजी में नहीं भेजना चाहते थे। फिर हिंदी माध्यम के जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हों या कम सुविधाओं वाले स्कूल्स हों, वहाँ बच्चे को आगे बढ़ने के उतने मौके नहीं मिलते बचपन से ही कि वो अंग्रेजी में अच्छे माहौल, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल के बच्चों से कॉम्पीट कर सके। तो सही बात तो ये है कि हिंदी हो या बाकी भारतीय भाषाएं हों, हिंदी में फिर भी स्थिति ठीक है, बाकी भारतीय भाषाएं तो इस समय यूपीएससी में कोमा में हैं, हिंदी कोमा में नहीं है, वेंटिलेटर पे नहीं है, आईसीयू के आसपास है, इमरजेंसी में समझ लीजिए कि है। कोशिश हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए, बच्चे भी करें, हो सकता है कि रिजल्ट आगे चल के अच्छा हो जाए। लेकिन हाँ, बाकी भारतीय भाषाएं इस समय यूपीएससी के एग्जाम में कोमा में है, एकदम कोमा में है। सर, जिस अभी पढ़ाई का 2 मोड हो गया है सर, एक तो जैसे ऑफलाइन आपके क्लास में आ रहे हैं या टीचर्स के पास इंटरेक्ट हो रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, एक है सर जो ऑनलाइन स्टडी हो गया है, जैसे यूट्यूब पर हो गया, एप्लीकेशन पर हो गया।
क्या यूट्यूब वाली पढ़ाई और जो ऑफलाइन वाली पढ़ाई है, दोनों में सक्सेस किसको मानते हैं सर आप? अगर यूपीएससी क्रैक करना हो, बीपीएससी पढ़ना हो, तो क्या ऑनलाइन पढ़ के भी हो सकता है क्या? हाँ, एकदम हो सकता है। अगर कोई बच्चा नया है, कम उम्र का है, भटकाव ज़्यादा होता है, समय है, फुर्सत है, तो ऑफलाइन से अच्छा कुछ नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा मैच्योर बच्चा है और उसको कंपनी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, अकेले में पढ़ सकता है, बहुत सीरियस है, अपने समय से पढ़ सकता है, या कोई नौकरी करने वाला है, मान लीजिए उसके पास समय दिन में है ही नहीं, वो रात को पढ़ेगा, या दूर दराज के गांव में रहने वाला बच्चा जो शहर में नहीं आ सकता, उन सब के लिए ऑनलाइन वरदान है। और ऐसे बच्चे हो सकते हैं, होते ही होंगे, जो केवल ऑनलाइन से पढ़ें, खूब मेहनत करें और सिलेक्ट हो जाएं। सर, इस समय भटकाव भी बहुत ज़्यादा होता है और युवा पीढ़ी में, जैसे आप भी कह रहे हैं, भटकते हैं। शुरुआत में प्यार मोहब्बत पर भी आपका एक लाइन हमको बहुत अच्छा लगा था सर, जो आपने कहा था कि लेट गो वाला जो शब्द है, आपने वो लाइन बोला था सर। क्या होना चाहिए, जैसे प्यार मोहब्बत के चक्कर में जिस तरीके से आज के युवा रोते हुए नजर आते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कैसे इन चीज़ों को आप, प्रेशर जो है वो कैसे हैंडल करना है, इन चीज़ों को कितना लाइट बनाना है सर? नहीं, रोते हुए नजर आना कोई बुरी बात थोड़ा है भाई। जिस उम्र के बच्चे होते हैं उस उम्र में तो प्रेम सबको होता है, पूरी कायनात को होता है। पहले के लोग शायद छुपा लेते थे, ये लोग जेनजी वाले हैं तो इनको ये समझ है कि अपनी भावनाएं व्यक्त कर देनी चाहिए। तो यदि कोई प्रेम में चला गया है या किसी से आकर्षण हो गया है और वो इस बात से थोड़ा सा परेशान है, तो पहली बात तो ये स्वाभाविक बात है, अस्वाभाविक नहीं। इसे अस्वाभाविक नहीं करना है ना। हाँ, उनको समझाना है, ये समझाना है कि अगर आप एक सीरियस करियर लेके चल रहे हैं तो इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, ये बात भी सही है। अब मान लीजिए कोई दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं और ब्रेकअप हो गया, रो रहे हैं, तो रोने का हक तो है ही उनको। और कुछ दिन अगर रोएंगे नहीं तो फिर ज़िंदगी भर घुटन में रहेंगे। तो अच्छा कुछ दिन रो लें, आंसू निकल जाएंगे तो कम से कम फिर पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे। और वो लेट गो वाला सर आपका क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में समझाइएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र आपका उसके वीडियो के नीचे हम कमेंट भी देखे थे, बहुत लोग कह रहे थे कि थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर, ये लेट गो वाली क्या है? नहीं, लेट गो का मतलब है कि जाने दो। अगर कोई आपके जीवन में आया लेकिन नहीं संगति बन रही तो जाने दो। क्यों नफरत करनी है, क्यों गुस्सा करना है? अपने दिल को, मन को ऐसा बनाना कि चलो ठीक है, जो बीत गई सो बात गई। सर, अभी एजुकेशन सिस्टम को आप भी देख रहे होंगे, आप भी यूपीएससी क्रैक किए हैं। अगर हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधारने का आपको मौका मिले तो कुछ सुधारना चाहेंगे सर? कायदे से शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत ना हो। अच्छा जी, मतलब मैं एक ऐसे काम में हूँ, फिर भी बोल रहे हैं सर। हाँ, सही बात है। किसी भी अच्छे देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए? हमारे देश में स्थिति क्या है? प्राइमरी स्कूल्स या तो हैं नहीं, हैं तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो टीचर्स नहीं हैं, बच्चे जा रहे हैं, उनको भोजन मिलेगा इस लालच में जा रहे हैं, पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा। लाखों ऐसे स्कूल्स जहाँ पर बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही। जब भी बच्चे आगे बढ़ते हैं और जीवन में कंपटीशन जब सामने आता है तो उनके पास कोई रास्ता होता नहीं है, क्योंकि जो काम स्कूल को करना था, जो कॉलेज को करना था, उन्होंने किया नहीं। जब स्कूल ने, कॉलेज ने नहीं किया तो उस गैप की भरपाई करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट आता है ना। हर फील्ड में ऐसा होता है कि बचपन से अगर अच्छा भोजन मिलता तो डाइटिशियंस की ज़रूरत क्यों होती? बचपन से अगर हमने व्यायाम की आदत डलवा दी होती तो जिम क्यों होते? लगभग हर चीज़ में ऐसा है कि बचपन से अगर ठीक चीज़ें मिलती तो बहुत सारे प्रोफेशंस नहीं होते। तो मेरा ख्याल ये है कि प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। विशेष रूप से विज्ञान, एआई, इन सब की शिक्षा पर बहुत जोर देने की ज़रूरत है। और मतलब मेरा ख्याल है कि जैसे चीन में या विकसित देशों में स्कूलिंग पर इतना फोकस है कि उसी से एजुकेशन की चुनौतियाँ सॉल्व होती हैं। तो कल को अगर ऐसा होता है हमारे देश में तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। सर, पिछली बार हमने मैडम का इंटरव्यू किया था, आपकी मैडम आई हुई थी और मैम का बहुत ही अच्छा इंटरव्यू भी था, बहुत वायरल भी हुआ था। मेरा अच्छा नहीं हो रहा, आप कहना चाह रहे हैं? अच्छा है सर। तो उसी से रिलेटेड आपको लेकर के हमने उनसे एक सवाल किया था कि विकास द्विवेदी सर घर पे कैसे हैं, मतलब बाहर तो
मतलब बहुत लोग सीरियस हो जाते हैं, वो एक अलग इज्जत है। मतलब सर के साथ कोई भी मतलब देखता है तो खड़ा होना, फिर बहुत इज्जत लोग करते हैं आपकी। विकास दिव्य कीर्ति सर, क्या घर में भी विकास दिव्य कीर्ति ही है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ये आपसे सवाल है सर। वो तो बोली थी कि बहुत मजाकिया हैं विकास सर, हमेशा हंसते रहते हैं। नहीं नहीं, देखिए, जो आदमी घर के बाहर शेर होता है, घर के अंदर चूहा होता है, आपको पता ही है। अच्छा। तो समझ लीजिए कि मैं भी घर के अंदर चूहा ही, मतलब जैसा हंसी मजाक में कहते हैं। बाकी हाँ, घर के अंदर जैसे घर में सब लोग होते हैं, सामान्य सरल सहज, और मैं उतना सीरियस हूँ नहीं जितना मेरे बारे में लोगों को धारणा है। अच्छा। हाँ, पढ़ने का शौक़ है। मेरे घर में सब लोग इस बात का सम्मान करते हैं कि मैं रोज़ रात को लगभग 3 से 4 घंटे पढ़ता हूँ, तो वो सब इस बात का ध्यान रखते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जब भी आपको हम लोग देखते हैं, जैसे फ़ोन पे हो गया या कुछ भी इंटरव्यू वगैरह में भी देखते हैं, तो हमेशा बहुत कूल टाइप से रहते हैं। जैसे आप पर बहुत लोग टारगेट भी कर रहे थे बीच में, लेकिन उस समय भी आप बहुत कूल नज़र आ रहे थे। बहुत लोग आक्रोशित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, एंकर्स पर भी हो जाते हैं। इतना कूल कैसे रहते हैं सर? खुद को अगर प्रेशर नहीं लेना है अपने माइंड पर ज़्यादा, तो वो कैसे करना होगा? एजुकेशन में भी बहुत लोग कहते हैं कि आप कूल माइंड से पढ़ाई करिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं लोग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत कूल हूँ, लेकिन हाँ, पढ़ने से, पढ़ाने से, लंबे समय तक बच्चों से इंटरेक्ट करने से वो मेरे ख्याल से डेवलप हो जाता है। दूसरा, जब पहली बार परेशानियाँ आती हैं तो आप बेचैन होते हैं, दूसरी बार आती हैं थोड़ा कम बेचैन होते हैं, तीसरी बार और कम होते हैं, बार बार परेशानियाँ आती हैं तो बेचैन होना बंद हो जाते हैं। अच्छा। तो मैंने पिछले 15, 20, 25 साल में इतनी बार झेल लिया है कि अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। मिर्ज़ा गालिब की भाषा में कहूँ तो मुश्किलें इतनी हुई मुझ पे कि आसान हो गई, कि मुश्किलें इतनी हुई कि आसान लगने लग गई। अच्छा। तो अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ, इतना कम पड़ता है कि आप उसको नहीं के बराबर कह सकते हैं। सर, जितने लोग आपको देख रहे होंगे, अधिकतर व्यूअर हमारे स्टूडेंट ही हैं, और जितने लोग आपको देख रहे होंगे, चाहे वो यूपीएससी के हों या बीपीएससी के स्टूडेंट हों, कुछ बोलना चाहेंगे उनसे? अगर विकास दिव्य कीर्ति सर का कुछ मूल मंत्र हो स्टूडेंट्स के लिए, तो वो क्या होने वाला है? मेरा मंत्र वही आपका नाम बोलूँगा कि भाई, काबिल बनने पर ताकत लगाओ। अगर आप काबिल बन जाएंगे तो मेरे ख्याल से भाग्य उसी का साथ देता है जिसके अंदर काबिलियत होती है, और अपनी काबिलियत के साथ जम के मेहनत करता है। सर, एक इंटरव्यू पर भी बहुत सवाल उठ रहा है यूपीएससी के कि इंटरव्यू में फेयर तरीके से नहीं हो पा रहा है, कुछ वो किया जा रहा है इंटरव्यू में। क्या इंटरव्यू में सच में कुछ दिक्कत हो रही है? अभी तक हमने इस बार की यूपीएससी की जो मार्कशीट्स देखी हैं, लगभग 250-300 देखी हैं, और इंटरव्यू के नंबर क्योंकि अलग से आते भी हैं, तो अगर आप हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे तो सरप्राइजिंगली दोनों की एवरेज लगभग बराबर है। मेरे ख्याल से 183 एवरेज हिंदी मीडियम में, 184 इंग्लिश मीडियम में। इस बार तो कोई ऐसा खास अंतर मीडियम वाइज तो नज़र नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा कि कास्ट के बेस पे शायद इंटरव्यू में भेदभाव हो रहा है। ऐसी कोई स्टडी हमने अब तक की नहीं है, लेकिन हाँ, जिन 5 लोगों के सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, 225 हैं, 220 हैं, 215 से ऊपर 5 लोगों के नंबर हैं, उन 5 में से 2 बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं, 3 जनरल से हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक सैंपल साइज पर्याप्त न हो तब तक कोई दावा करने से बचना चाहिए। और ये ज़रूर है कि जैसे एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि SC/ST बच्चों का इंटरव्यू अलग दिन पर करवाने का क्या औचित्य है। तो मैंने कहा, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो इसलिए होता है कि कंपटीशन आपस में ही रहे, बाकी लोगों से ना हो, ताकि उनको दबाव ना हो। उन्होंने कहा, लेकिन जब रिजर्वेशन है ही तो इंटरव्यू साथ में हो या अलग से हो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सीट तो उतनी ही मिलेंगी। बात तो ये भी ठीक है। इस मामले में उत्तर प्रदेश का मॉडल बेस्ट है। अगर उत्तर प्रदेश का मॉडल यूपीएससी भी अप्लाई कर सके, उत्तर प्रदेश में जब कोई बच्चा अंदर जाता है तो उसका एक चिट जाती है, केवल फर्स्ट नेम होता है, सेकंड नेम नहीं होता है, सरनेम नहीं होता है। और जो डेफ का भी उसकी समरी जाती है, उसमें भी कोई ऐसी जानकारी जो उसकी जाति वगैरह के बारे में नहीं होती है। तो इंटरव्यू में ये पता होना ही क्यों चाहिए कि बच्चे की जाति क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी में ऐसा कुछ भेदभाव होता है, क्योंकि मेरे पास डेटा है नहीं और मैं डेटा के बिना बात करूंगा नहीं, है ना। अब तक डेटा देख के मुझे ऐसा कोई निष्कर्ष निकला नहीं है, लेकिन हाँ, हम रिसर्च कर रहे हैं, कुछ दिनों में शायद मैं बता पाऊंगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं आपको डेटा दिखाऊं जिसमें ये दिखे कि हरियाणा के बच्चों के नंबर उत्तर प्रदेश के बच्चों से एवरेज 5 नंबर कम है,
इससे ये साबित नहीं हो रहा कि हरियाणा से भेदभाव हो रहा है, इससे तो एक पक्ष पता लगा और कई फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, तब जाके हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं। तो अभी हो क्या रहा है कि ट्विटर पे या सोशल मीडिया में वो एक दो बच्चों को देख लेते हैं कि भाई टॉप में इसका रैंक ये है, जनरल में 200 नंबर हैं, ये बच्चा ओबीसी में इसको 180 नंबर मिले हैं। ऐसा नहीं होता। इन दोनों बच्चों का इंटरव्यू एक ही बोर्ड में नहीं हुआ होगा, एक ही दिन नहीं हुआ होगा, 3 महीने इंटरव्यू चलते हैं, 6, 7, 8 बोर्ड बैठते हैं। किस बच्चे का इंटरव्यू किस दिन कौन से बोर्ड में हुआ हमें ये भी नहीं पता है अभी। तो इतना बड़ा निष्कर्ष तब निकालना चाहिए जब आपने रिसर्च बहुत विस्तार से की हो। मेरी जो समझ है कि यूपीएससी साजिश के स्तर पे ऐसा करती होगी, मुझे नहीं लगता। ये हो सकता है कि एक एलिटिस्ट बायस होती है, यानी कि जो समाज के संभ्रांत वर्ग से लोग हैं वो कॉन्शियस माइंड में तो चाह रहे हैं कि हम बराबर रहें, पर सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पर कई बार डिस्क्रिमिनेशन हमारे मन में होता है, हमें भी नहीं पता होता, प्रेजुडिसेस होती हैं। हो सकता है ऐसा कुछ हो, और उस केस में मेरा सुझाव है कि SC/ST बच्चों का इंटरव्यू अलग दिनों पर करने के बजाय सामान्य तौर से करें। और किसी भी बच्चे की जाति की जानकारी होनी ही क्यों चाहिए बोर्ड में? नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष में भी हूं कि हर बच्चे की वीडियोग्राफी होनी चाहिए इंटरव्यू की, और जारी नहीं होना चाहिए। हर बच्चे के इंटरव्यू की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, वो रिकॉर्ड्स में होनी चाहिए, ताकि अगर कोई बच्चा ये क्लेम करता है कल को कि उसके खिलाफ जातीय टिप्पणी हुई, धार्मिक टिप्पणी हुई, नस्लीय टिप्पणी हुई, ऐसा कुछ मान लीजिए, ऐसा क्लेम मैंने सुना नहीं, मान लीजिएगा भी क्लेम हो तो कम से कम प्रूफ तो हो। और आज के ज़माने में जब हर चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो सकती है? मतलब एकेडमिक्स के इंटरव्यूज़ हैं, मान लीजिए लेक्चरशिप का इंटरव्यू है, क्यों नहीं रिकॉर्डिंग होनी चाहिए पूरे इंटरव्यू की? हर इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग हो और वो डेटाबेस में हो सरकार के पास, सरकार भी कम से कम रिव्यू कर सके कि इंटरव्यू का प्रोसेस ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अब तो AI के ऐसे बोट्स आ गए हैं जो खुद ही उस इंटरव्यू को देखकर आपको एक रिपोर्ट दे देंगे कि इंटरव्यू का प्रोसेस ठीक था या नहीं था। आगे चल के यूपीएससी को भी ये सब करना चाहिए। जैसे यूपीएससी ने भी बड़े अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं इस बार से, जैसे अब जैसे आपका बायोमेट्रिक भी होगा, आपके एडमिट कार्ड पे फोटो भी आपकी होगी, वो सब चीज़ें कर दी हैं इस बार इन लोगों ने। आगे AI की मदद से मुख्य परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का इवेल्युएशन 1-2 साल 3 साल बाद AI करे। और मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूँ, हमने काम कर लिया दृष्टि में AI वाला। AI से जो कॉपी चेक हो रही है वो किसी भी मनुष्य की तुलना में बेहतर हो रही है। अच्छा, हमें मतलब दृष्टि में AI से कॉपी चेक होता है? सिर्फ AI से नहीं, हमने AI से शुरू कर दिए। अभी बच्चों को 50 आंसर चेक करने की सुविधा दी है AI से, और बच्चे करवा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे खुश भी हैं। हम उसको और इम्प्रूव कर रहे हैं। और ह्यूमन हैंडराइटिंग में होती है, सुझाव भी मनुष्यों की हैंडराइटिंग में मिलते हैं बच्चों को, लाल पेन से, अंडरलाइन भी होता है, और वो सही का निशान भी लगता है, सब कुछ होता है। और इतने अच्छे सुझाव मिलते हैं जो ह्यूमन एवेल्युएटर्स नहीं दे सकते हैं। हमने अपना AI इंजन अपने हिसाब से डेवलप किया उस चीज़ के लिए। आज से 2-3 साल बाद ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे, सरकार भी करेगी ही। तो अलग अलग एवेल्युएटर्स ने कॉपी चेक की, किसी ने बहुत लूज मार्किंग की, किसी ने बहुत टाइट मार्किंग की। बच्चा क्यों भुगते? इंटरव्यू में तो मैं कई बार कहता हूँ कि आप एक इंटरव्यू करने के बजाय सिर्फ इतना कीजिए कि 100 नंबर या 90 नंबर, 90 नंबर और 95 नंबर के 3 इंटरव्यू कर दीजिए। कम से कम एक ही इंटरव्यू में गए, तुक्के से नंबर ज़्यादा आ गए या कम आ गए, ये खतरा कम हो जाएगा। जब आप 3 बोर्ड में जाएंगे तो एवरेज आउट हो जाता है, खतरा कम हो जाता है। तो ये यूपीएससी का सोचना है कि वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन हाँ, ऐसे तरीके हैं कि सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सकता है। जीवन में नौकरी एक चीज़ है, नौकरी जीवन नहीं है। इसलिए बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी लेके जीवन में कुछ भी नहीं करना है। लेट गो करने का भाव होना चाहिए। ठीक है, आपकी एक नौकरी कमाने कीजिए, वो नहीं तो दूसरी नौकरी कर लीजिए। IAS बन गए, बढ़िया, नहीं तो IPS बन गए, PCS बन गए, टीचर बन गए, प्रोफेसर बन गए, कुछ ना कुछ तो, मतलब मेरा मानना कोई काबिल आदमी अगर है, कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेता है। बस वो अपने मन की गिरफ्त से बाहर निकल जाए कि ये चीज़ नहीं हुई तो मेरा जीवन खराब हो गया। और मैं अपनी क्लास में भी ये कहता हूँ कि जीवन का रस लेना है, जीवन को तनाव का माध्यम नहीं बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। बाकी अब देख रहे थे हमारे साथ विकास सर थे, और सर से लगभग बहुत सारी चीज़ों पर हमने बात किया है यूपीएससी को लेकर के, इंटरव्यू गाइडेंस जो है यूपीएससी का,
सारी चीज़ों पर हमने सवाल किया है। बाकी सर जो भी बताए हुए रास्तों को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमको नहीं लगता कि यूपीएससी को लेकर के सर से अच्छा कोई मेंटर हो सकता है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।